हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी वाला टॉपिक हमने चालू कर दिया था, ऊर्जा के प्रकार भी पढ़ लिया था और इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफाइन किया था गतिज ऊर्जा का सूत्र। और गतिज ऊर्जा का सूत्र था ई के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। ई के मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर के। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का जो वीडियो रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और विभिन्न स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, विभिन्न स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा की गणना हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टडिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स पुट करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने हैं ऑन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल हम निकालेंगे किसके ऊपर, गतिज ऊर्जा के ऊपर। तो देखो एक न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु समान वेग से गतिशील है। एक वस्तु समान वेग से गतिशील है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, एक वस्तु समान वेग से गतिशील है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है, 2500 जूल है तथा वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है। तो वस्तु का वेग ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु समान वेग से गतिशील है। कोई वस्तु है, गति के अंदर है और उसका जो वेग है ना वो इक्वल है, मतलब जो वेग यूनिफॉर्म मोशन है, समान वेग से वो चल रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा दी हुई है, कितनी है, 2500 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, 2500 जूल। और वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है, 50 kg। तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है, वस्तु का क्या निकालना है, वेग ज्ञात करना है। तो वेग ज्ञात करने के लिए यहां से सूत्र कौन सा लेके आओगे आप? वेग का तो फॉर्मूला अलग होता है। वेग किसे कहते हैं? वेग की बात करें तो दूरी बटा समय, या वेग की बात करें तो विस्थापन बटा समय। यही फॉर्मूला निकाला था हमने इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर। तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, टाइम क्वेश्चन में है ही नहीं। तो वेग का फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे गतिज ऊर्जा के सूत्र से। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसका सोल्यूशन दूं तो देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है एक तो ई के मींस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा दी हुई ना, कितनी है, 2500 जूल। गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, 2500 जूल, ठीक है। और वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि m दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है, 50 kg। कितना दिया हुआ है, 50 kg। वस्तु का वेग ज्ञात करो। पूछ क्या रहा है, वेग पूछ रहा है, v पूछ रहा है, v। तो फॉर्मूला लगाओगे गतिज ऊर्जा का, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब आप सोचो, इस सूत्र के अंदर आपको E के दिया हुआ है, ये रहा। इस फॉर्मूले के अंदर आपको m दिया हुआ है, ये रहा। तो v नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले को चेंज करके डेराइव कर लो और जो भी कैलकुलेशन है पुट करो, आंसर निकालो। इसके अंदर क्या है, ये वाली जो राशि है उसको इधर ले लो, ऐसे 1/2 mv स्क्वायर, इस वाले को इधर ले जाओ, E के, ठीक है। निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो वेग अपनी जगह रहेगा, v स्क्वायर E के, ठीक है। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2e के नीचे क्या जाएगा, m। ये लो, अब सबके मान डालो, आंसर निकालो। तो v स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ई के कितना है, ई के है 2500, यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी है, 2500। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है, 50। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 को हटोगे 50 आ गया, 50 को 2 से 100 आ गया। v स्क्वायर आ गया आपका 2 इंटू 50 यानी कि 100। तो v स्क्वायर कितना आया, 100 आ गया ना। वेग कितना आया, 100। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर में है, v किसके अंदर है, स्क्वायर में है। अब अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो उसकी जो सामने वाली राशि है, स्क्वायर हटाने पर उसके ऊपर रूट आ जाता है। तो अगर v से स्क्वायर हटाएंगे हम
तो 100 पर क्या आएगा रूट, और 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट होता है, यानी कि निकाला ना हमने v रूट 100, और 100 का रूट होता है 10। 100 का रूट कितना होता है 10, यानी कि वेग कितना आ गया 10, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। ये लो, क्या दिक्कत थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, गतिज ऊर्जा दी हुई थी, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था और वस्तु का वेग पूछ रहा था। तो आप पता लगा सकते हो, अगर कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा 2500 जूल है, उसका वेग 50 kg है, तो उस वस्तु का जो वेग है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमने बिल्कुल मैथमेटिकली रूप से भी क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा के ऊपर। अब मैं चालू कर रहा हूं स्थितिज ऊर्जा, क्या चालू कर रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा। देखो एक बार, देखो हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, देखो स्थितिज ऊर्जा की बात करूं मैं, इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मतलब था किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण, वो तो हमने कंप्लीट कर ली, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसकी पोजीशंस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक, वो सब देख लिया हमने। अब ऐसा ही हमें पढ़ना है किसके लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि किसी, अगर हम किसी वस्तु की स्थिति चेंज करें और अगर हम किसी वस्तु का आकार चेंज करें तो उसमें एक एनर्जी स्थित हो जाती है और उसी ऊर्जा को बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति और किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने पर उसमें जो ऊर्जा का संचय होता है, उसमें जो ऊर्जा का स्टोरेज होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, या सॉरी, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में, किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन करने पर वस्तु में निहित ऊर्जा, वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज, वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, अगर हम इसको समझना चाहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की पोजीशन चेंज कर दी हमने, कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया, या फिर किसी वस्तु में, या फिर किसी वस्तु के आकार में हमने चेंज कर दिया। तो आकार में चेंज, आप वस्तु को उठा के रखोगे, उसकी पोजीशन बदलने की कोशिश करोगे, उसके आकार को बदलने की कोशिश करोगे, तो इस दौरान हमारी एनर्जी उस वस्तु में चली जाती है, इस दौरान हमारी एनर्जी उस वस्तु में चली जाती है, और वो जो स्थित ऊर्जा है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, चुपचाप पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, मैंने इसको उठाने की कोशिश की, तो मेरी एनर्जी इसके अंदर चली गई और उसी एनर्जी के साथ मार्कर ऊपर आ गया, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो इसकी पोजीशन पहले हाथ में थी, अब ये ऊपर आ गया, तो इसकी स्थिति बदल गई। या फिर अगर हम किसी वस्तु का आकार को छेड़ने की कोशिश करेंगे, आकार को बदलने की कोशिश करेंगे, तो भी उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। देखो समझाता हूँ एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक स्प्रिंग का।
किसका एग्जाम्पल है? स्प्रिंग का। और जैसे मान लो ये कोई दीवार है, क्या है ये? दीवार। ठीक है, ये कोई दीवार है, लिख देता हूं, ये है दीवार, और इस दीवार से एक स्प्रिंग अटैच है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है ये? स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग विराम अवस्था में है। सेकंड केस में हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच लिया, स्प्रिंग को पकड़ा और ऐसे खींच लिया। ठीक है, यहां से, यानी कि इस स्प्रिंग को मान लो हमने ऐसे पकड़ा, ये क्या है? हाथ है। ठीक है, इसको पकड़ा और खींच लिया। तो स्प्रिंग को सोचो, स्प्रिंग है, तो पहले तो स्प्रिंग विराम अवस्था में थी, हमने स्प्रिंग को पकड़ा और ऐसे खींच लिया। तो खींचेंगे तो उसका आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और आकार बदलने पर उसमें हमारी ऊर्जा चली जाएगी। हम खींचेंगे तो जोर नहीं लगाएंगे क्या? जोर लगाने से, खींचने पर ये देखो यहां से यहां आ गई, मतलब इतनी, यहां से इतनी दूरी कवर की कि नहीं की? इतनी दूरी कवर की ना। तो खींचने के दौरान हमारे शरीर की ऊर्जा किसमें चली गई? स्प्रिंग के अंदर। अब अगर आप इस स्प्रिंग को छोड़ दोगे, अब अगर आप इस स्प्रिंग को छोड़ देते हो, ठीक है, तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि देखो कोई स्प्रिंग है, तो उसको हमने खींचा, तो खींचने से हमारे शरीर की ऊर्जा उसमें चली गई, तो खींचने पर उसका आकार चेंज हो गया। पहले आकार इतना सा था, अब आकार कितना हो गया? इतना हो गया। अब हमारी आकार भी बदल गया और हमारी ऊर्जा उसके अंदर चली गई। तो आकार बदलने के कारण, आकार चेंज होने के कारण हमारी ऊर्जा उसमें स्टोर हो गई। छोड़ते ही जैसे आपने स्प्रिंग को छोड़ा, उसी एनर्जी के साथ स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ गई। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। देखो जैसे मान लो कोई धनुष है, जैसे क्या है? कोई धनुष है, ऐसे देखो, ये कोई धनुष है और ये इससे एक रबर बंधा हुआ है ऐसे। अब अगर हम इसके अंदर तीर डालते हैं ऐसे, सेकंड केस ये है। अब अगर आप इसको खींचोगे, सेकंड केस के अंदर आप क्या करोगे? इसको खींचोगे, देखो ये धनुष है, इसके अंदर तीर डाली, इसको खींचोगे, खींचने से आकार में क्या होगा? परिवर्तन। धनुष है, उसको हमने ऐसे खींचा, खींचने से हमारी ऊर्जा उस रबड़ में चली गई और रबड़ खिंच गया। रबड़ क्या हो गया? खिंच गया। तो पहले ये वाली पोजीशन थी, अब देखो आकार चेंज हो गया। आकार चेंज होने से उसमें ऊर्जा चली गई। तो आप जैसे ही छोड़ोगे, वो जो ऊर्जा थी वो स्थितिज ऊर्जा थी, छोड़ते ही स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो गई? गतिज ऊर्जा में। और उसी गतिज ऊर्जा के साथ ये तीर निकल कर दूर तक जाएगी। बस ये वाला केस है। ठीक है, इस स्प्रिंग को हमने पकड़ा, इसको खींचा, खींचने से हमारी ऊर्जा इसमें चली गई, वो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे उसको छोड़ोगे वो वापस गति करते अपनी पहली वाली स्थिति में आएगी। कहने का मतलब ये है कि वस्तु के आकार में और वस्तु की पोजीशन में अगर आप बदलाव करोगे तो आपकी एनर्जी उसमें जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसको जैसे ही आप छोड़ोगे वो गति करती हुई गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब स्थितिज ऊर्जा चेंज हो सकती है किसमें? गतिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा चेंज हो सकती है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। इसी कारण इन दोनों के एडिशन को, इन दोनों के योगफल को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन करने पर वस्तु में जो निहित ऊर्जा है, वस्तु में निहित ऊर्जा, वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझानी है मुझे। गुरुत्वीय क्षेत्र में, 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 गुरुत्वीय क्षे
स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब यह है, गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब आ जाता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। गुरुत्वीय क्षेत्र वही था गुरुत्वाकर्षण वाला। अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विपरीत आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है हमें। जैसे मार्कर है, मार्कर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम कर रहा हूं, मतलब गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, मार्कर को लेके जा रहा हूं ऊपर, तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत या विरुद्ध काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं ना। जैसे मान लो कुछ पानी से भरी हुई बाल्टी है, नीचे रखी हुई है, हम उसको उठाते हैं तो जोर आता है। हम उस बाल्टी को उठाते हैं तो क्या आता है? जोर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाल्टी पर नीचे से क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और गुरुत्वाकर्षण अगर बल लगता है नीचे की तरफ, क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर भी हम उस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करते हैं कि नहीं करते? और ऐसा काम करने से हमारे शरीर की एनर्जी उस बाल्टी में चली जाएगी और वही स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन उस स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है हमें कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। सुनना ध्यान से अब। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु को आप यहां से उठाओ और ऊपर लेके जाने की कोशिश करो, ठीक है? ये वस्तु है, इस वस्तु पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? F लग रहा है, और F कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस बल के विपरीत भी वस्तु को ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस बल के विपरीत भी वस्तु ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? वस्तु ऊपर जाएगी। तो जैसे ही वस्तु ऊपर जाएगी, मान लो हमने वस्तु को ऊपर पहुंचा दिया, तो वस्तु पहुंच गई यहाँ पे। अब ये वस्तु पहुंच गई यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, थोड़ा सा सोचो। वस्तु को हम ऊपर लेके जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, वस्तु को लेके जा रहे हैं ऊपर, तो हमारे शरीर की ऊर्जा किस में चली गई? वस्तु में चली गई ना। तो वो जो निहित ऊर्जा है वही तो स्थितिज ऊर्जा है। इसके अंदर जाने वाली ऊर्जा ही तो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ से देखो ऐसे लिखेंगे, और ये जो स्थितिज ऊर्जा है इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, देखो वस्तु को अगर आप थोड़ा सा, बाल्टी को आपने थोड़ा सा ऊपर उठाया तो उसमें कम ऊर्जा जाएगी, और ऊपर उठाओगे तो हमारे शरीर की और ऊर्जा उसमें जाएगी, और ऊपर लेके जाओगे तो हमारे शरीर की और ऊर्जा उसमें जाएगी। जितना वस्तु को ऊपर लेके आओगे तो वस्तु में स्थित ऊर्जा या वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हो तो थोड़ी सी एनर्जी उसमें जा रही है, और उतना ही काम आप गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कर रहे हो। ज्यादा उठाओगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, इसको उठाने पर जो इसमें एनर्जी आएगी उसकी बात हो रही है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थित ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किए गए कार्य के बराबर होती है। जितना ऊपर उठाओगे उतनी एनर्जी जाएगी, उतना ही गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा कितनी है? P का मतलब है पोटेंशियल, P का मतलब पोटेंशियल, E का मतलब एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? EP बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत कार्य क्या होता है? F। कार्य का फॉर्मूला डालो, W बराबर F इंटू S। तो EP इक्वल, तो हमने पहले भी पढ़ रखा था, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत या गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? mgh होता है। mgh कैसे हुआ? mgh ऐसे हुआ कि जो F है वो होता है ma, और A के स्थान पर यूज करना है G, तो F बराबर mg, और S के स्थान पर H करना है, S के स्थान पर यूज करना है H, तो इसकी जगह तो mg, इसकी जगह H, तो EP कितना आ गया? mgh। EP कितना आ गया? mgh। और यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी वस्तु के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की जो स्थितिज ऊर्जा है, आप वस्तु को जितना उठाओगे उसमें स्थितिज ऊर्जा जाएगी, और वो जो स्थितिज ऊर्जा है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किए गए कार्य के बराबर होती है। मान लो आपने वस्तु को यहाँ तक उठाया, तो इधर से आप EP देखोगे,
इधर से उठाओ तो इतने ही कार्य के बराबर होगी, और वस्तु को और ऊपर लेके जाओगे तो आपको और काम करना पड़ेगा, तो उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी आएगी। वस्तु को और ऊपर लेके जाओगे उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और उतना ही आपको गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करना पड़ेगा। बस लास्ट बात है, और लास्ट बात ये है कि स्थितिज ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती, पथ की ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखो इस लाइन का मतलब समझ लो, बस लास्ट बात है, स्थितिज ऊर्जा पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, ना कि पथ की स्थिति पर। देखो एक बार नोटिस करना, जो लास्ट वाली बात मैंने लिखी है ना, स्थितिज ऊर्जा पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, ना कि पथ की स्थिति पर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है, आप इसको किसी भी तरीके से इतनी ऊंचाई पर लेके आओ। मान लो ये ऊंचाई है 10 मीटर, ये ऊंचाई है कितनी, 10 मीटर। अब वस्तु को जितनी हाइट पर लेके जाओगे ना, उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहेगी जो आपने ग्रेविटी के अपोजिट काम किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को आप जितनी हाइट कवर करवाओगे, जितनी ऊंचाई पर लेके जाओगे, उसमें उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हमें हाइट से मतलब है, ना कि ये जो बात है उसके प्रोसेस से। अब आप चाहे इसको सीधा लेके जाओ, चाहे इसको ऐसे घुमा के लेके जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ऊंचाई बराबर है कि नहीं है, ये ऊंचाई बराबर है ना। अब आप इस वस्तु को ऐसे घुमा के लेके जाओ या सीधा लेके आओ, हमें इससे मतलब नहीं है वस्तु ने कौन से पथ से गति की, नहीं, हमें मतलब है हाइट से। देखो यहाँ पर भी उतना ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर। तो हमें तो ऊंचाई से मतलब है, ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि वस्तु का पथ क्या है, सीधी गई है या घूम के। तो स्थितिज ऊर्जा कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करती, पथ की ऊंचाई पर निर्भर करती है। जितनी ऊंचाई उतनी ही स्थितिज ऊर्जा, उतना ही गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किया गया कार्य। ये लो, ये था स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक और उसका मैटर। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, इसके फॉर्मूला जो हमने बनाया ना, mgh वगैरह, या फिर गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, उस पर हम और भी न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।